बोझ। रामदास की बेटी शादी लायक हो चुकी थी, तो पति पत्नी ने लड़का ढूंढना शुरू किया। रिश्तेदारों को भी बता रखा था, पर साल भर होने के बाद भी कोई लड़का नहीं मिला। रामदास की बेटी रानी एक निजी कंपनी में काम करती थी। एक दिन शहर में एक छोटी सी बात को लेकर दंगे होने लगे। सब जगह आग लगी हुई थी। करीब 5 बजे रानी ऑफिस से निकल रही थी। बाहर का माहौल देखकर रानी डर गई। सोचने लगी घर कैसे जाए। फिर भी रानी ने हिम्मत करके छिपते छिपते जाने लगी। तभी रानी ने देखा एक आदमी जलता हुआ मशाल लेकर रानी के सामने आया और वहां के दुकान को आग लगा दिया। बदकिस्मती से रानी वहीं पर खड़ी थी। उसे बचने का रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी एक नौजवान लगभग 30 का होगा भागता हुआ रानी के पास जाकर उसे कसकर पकड़ते हुए बाहर कूद गया। रानी कुछ समझ नहीं पाई। सब कुछ अचानक हुआ। रानी को तो कुछ नहीं हुआ, पर उस नौजवान को चोटें आई। आप ठीक तो है? रानी ने कहा। उसने हाँ में सिर हिलाया। दोनों दंगे से कुछ दूर तक आ गए। तब जाके एक दूसरे का ठीक से चेहरा दिखा। पहले नजर में ही नौजवान मोहित को रानी भाग गई। एक दूसरे के परिचय के बाद रोज मिलना हुआ। रानी ने अपने मम्मी पापा को बताया। दोनों बहुत खुश हुए। देर न करते हुए मोहित के परिवार से मिलकर बात आगे बढ़ी। उन्होंने तो बस लड़का देखा, उसके चाल चलन को परखा, काम धंधा का पता किया और बेटी को ब्याह दिया। लेकिन उस घर में एक ऐसी बात थी जो रानी और उसके मम्मी पापा ने पता नहीं किया, और वो ये थी कि उस घर में बेटी दामाद शादी के बाद भी उसी घर में बैठे थे। और जिस घर में बेटी दामाद शादी के बाद भी बैठे हो, उस घर में अपनी लड़की कभी नहीं ब्याहनी चाहिए, क्योंकि वहाँ बेटी के आगे बहू की कोई इज्जत नहीं होती। पर रानी के घर वालों ने तो कभी ये सोचा ही नहीं था। खैर, अब शादी हो गई है तो कर भी क्या सकते हैं। उन्हें तो ये तब पता चला जब रानी विदाई के बाद घर आई, माँ से हालचाल पूछने। पर रानी ने बड़ी ही उदासीनी आवाज में बताया, बाकी तो सब ठीक ठाक है, पर एक गड़बड़ है कि ननंद रमा शादी के बाद भी वही मायके में पड़ी हुई है। और ननंद रमा तो वहाँ ऐसी रहा करती है मानो वही उससे घर की सब कुछ हो। उसके आगे किसी की भी नहीं चलती है, और उनकी जुबान भी खूब चला करती है। आप लोगों को वहाँ रिश्ता करने से पहले ये सब पता कर लेना चाहिए था। बेटी की बात सुनकर उसकी माँ सन्न रह गई, पर अब वो कर भी क्या सकती थी। इसीलिए बेटी को समझाने लगी, ये तो वह कही हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। जब हम तुम्हारा रिश्ता लेकर वहां गए थे तो रमा को वहां देखा भी था, लेकिन हमने यही समझा कि शादीशुदा लड़की है, माँ से मिलने आई होगी, इसीलिए पूछना भी जरूरी नहीं समझा, और हम धोखा खा गए। खैर, तुम्हें इसकी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस तुम्हें अपने काम से काम रखना है। और मैं समझती हूँ कि यह कोई बड़ी बात भी नहीं है। हो सकता है पालकों को अपना हरिया बर्तन अलग कर ले। रानी का पति मोहित भारतीय स्टेट बैंक में कैशियर था। वो अच्छी खासी कद काठी का खूबसूरत नवयुग था, लेकिन उसके साथ एक गड़बड़ थी। वो उन मर्दों में से था जो अपनी बीवियों को दोस्त बनाकर नहीं, सिर्फ बीवी बनाकर रखना जानते हैं। रमा के 2 बेटे और 2 बेटियां थी। चारों बच्चे बेहद शरारती और जिद्दी थे। वे घर में हर वर्ग के हुड़दंग मचाते रहते और रानी से तरह तरह की फरमाइश करते रहते। अक्सर वो उनकी फरमाइश पूरी भी कर देती, लेकिन कभी तंग आकर कुछ बोल देती तो बस रमा का भाषण शुरू हो जाता। बच्चों से ऐसे पेश आया जाता है? जरा सा घर का काम क्या करती हो? मासूमों पर गुस्सा उतारने लगती हो? बेटी की चीख चिल्लाहट सुनकर रानी की सास भी बिना कुछ जाने समझे बहू को कोसने लगती कि इतनी सी जिम्मेदारी भी तुमसे निभाई नहीं जाती। इसीलिए कहती हूँ
कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए। ज्यादा पढ़ लिख लेने के बाद उनका मन घरेलू कामों में नहीं लगता है। अगर कभी रानी की कोई शिकायत मोहित तक पहुंच जाती तो उसको अलग डांट फटकार सुनने को मिलती, लेकिन वो किसी को बोल नहीं सकती थी, अपनी सफाई नहीं दे सकती थी, केवल उनकी सुन सकती थी। वह कई सच को जान चुकी थी। उसके कुछ भी बोलने का मतलब है सब मिलकर उसे चील कौओं की तरह नोच खाएंगे। रानी मायके में अपने ससुराल वालों की कोई शिकायत करती तो वे उल्टे उसे ही नसीहत देने लगते और सब्र से काम लेने को कहते। इसलिए शुरुआत में वो जो भी वहाँ की बातें मायके वालों को बताती थी, बाद में उसने वो भी बताना बंद कर दिया। एक दिन रानी अपने हालात से भरी बैठी थी कि ननंद ने कुछ कहा तो वो उसे जबान लड़ा बैठी। और जब बाद में उसे ऐसी बातें सुनने को मिली जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी, सास और ननंद की झूठी और बेसिर पैर की बातों को सुने वह स्तब्ध रह गई और सोचने लगी कि कहाँ से वो रमा के मुंह लग गई। लेकिन उनका भी इतने से पेट नहीं भरा था। और जब मोहित बैंक से आया तो मौका मिलते ही उन्होंने उन बातों में कुछ मिर्च मसाला लगाकर उसके कान भर दिए और वो भी रानी की खबर लेने लगा। क्या यही सिखा के भेजा है तुम्हारे माँ बाप ने कि सास ननंद से जबान लड़ाना, उनके बच्चों को नीची नजर से देखना, घर में अपनी मनमानी करती रहना और मौका मिलते ही पति को लेकर अलग हो जाना? अरे, आप ये क्या कह रही है? मैंने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं और कभी किसी को कुछ कहा भी नहीं। पता नहीं वो क्या क्या अपने मन में लगाती रहती है। मोहित के सामने रानी जैसे डरते डरते पहली बार इतना बोली तो वो और भी भड़क उठा था। मुंह से यह जबान दराज ही नहीं चलेगी। यहाँ रहना है तो सभी का आदर सम्मान करना सीखना होगा और सबसे मिलकर रहना होगा, समझी? पति की डांट के बाद रानी अंदर ही अंदर फूट पड़ी और मन ही मन बड़बड़ाने लगी कि मैं इन्हें क्या तकलीफ पहुंचाती हूँ जो यह मेरे पीछे पड़ी रहती है। हमसे ऐसा कौन सा कर्म हो गया था जो मैं ऐसे घर में चली आई। जब मुझे शादी के बाद यही सब देखना था तो इससे बेहतर था कि मैं घर में ही कुंवारी पड़ी रहती। उसे पति की बात उतनी बुरी नहीं लगी थी। उसे तो पति के कान भरने वाली सास ननंद पर गुस्सा आ रहा था। उसने मन में सोच लिया था कि अब खामोश बैठने से काम नहीं चलेगा, इन्हें कुछ ना कुछ सबक सिखाना ही पड़ेगा, तभी उसकी जान छूटेगी। लेकिन उसे करना क्या होगा? लड़ाई झगड़े से तो उसका ये काम बनने वाला नहीं था। फिर कौन सी तरकीब लगाई जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे? रानी काफी देर तक अपनी समस्या के समाधान के लिए बिस्तर पर पड़ी रही, दिमाग की कसरत करती रही। अचानक उसे एक अनोखी तर्क सूझ गई और वो मन में बड़बड़ाई, हाँ, ये ठीक रहेगा। ऐसे लोग उल्टे दिमाग के होते हैं। इन्हें उल्टी बातें कहो तो सीधा समझते हैं और सीधा बोलो तो उल्टा समझते हैं। इन्हें उल्टे हाथ से ही हाँकना पड़ेगा। निहायत नरमी से, शायद नरमी से इन्हें उल्टी कहानी सुनानी पड़ेगी, तब ये मेरी बात को सीधा समझेंगे और तभी यह झंझट खत्म होगा। रानी कई दिनों तक अपनी योजना में उलझी रही, उसके हर पहलू पर विचार करती रही और जब योजना की पूरी रूपरेखा उसके दिमाग में बस गई, तब एक दिन मौका पाकर वो सास की तेल मालिश करने बैठ गई। कुछ देर उसने इधर उधर की बातें करने के बाद वो बोली, जानती है मम्मी, इस बार मैं अपने घर गई थी तो एक दिन मेरे पड़ोस में एक अजीब ही तमाशा हो गया। अच्छा, क्या हुआ था बहू? जरा मैं भी तो सुनूं। उसकी कहानी में दिलचस्पी लेते हुए सास बोली। रानी उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाने लगी कि मेरी मायके में एक पड़ोसी मेरी माँ के मकान से कुछ मकान छोड़कर रहती है।
उसके पास से 2 मंजिला मकान था और 2 शादीशुदा लड़की थे। आधी मकान में वे एक साथ रहते थे और आधे को उन्होंने किराए पर दे रखा था। वे रहती है तो मिलजुल कर थे, पर उनकी माँ अपने बड़े बेटे को बहुत मानती थी। माँ का यही नजरिया दोनों बहुओं और उनके बच्चों के साथ भी था। फिर बेटा बहू ने माँ की एक तरफा मोहब्बत का गलत फायदा उठाते हुए मकान का एक हिस्सा, जो देखने में अच्छा था, अपने नाम लिखवा लिया और जो खंडहर जैसा था उस हिस्से को छोटे भाई के लिए छोड़ दिया। यही नहीं, बड़े बेटे ने धोखे से माँ के कीमती जेवर आदि भी हड़प लिए। छोटे भाई को जब इस बात का पता चला तो वो बड़े भाई से भिड़ गया और दोनों भाइयों के बीच जमकर झगड़ा हुआ, जिसमें बीच बचाव करते समय माँ भी घायल हो गई। इस घटना के बाद माँ तो बड़ी बेटी के साथ रहने लगी, लेकिन छोटे बेटे से उसका नाता लगभग टूट गया था। रानी ने एक पल रुककर अपनी सास की ओर देखा तो उसे यूं लगा जैसे वो अंदर से कांप रही है। उसने फिर अपनी कहानी को आगे बढ़ा दिया। मम्मी जी, सच कह रही हूँ, जब उस लड़ाई के बारे में मुझे पता चला तो इतना गुस्सा आया कि जी चाहा जाकर उन दोनों कमबख्तों को तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दूं। 2 भाई लड़े तो अलग बात है, लेकिन माँ के साथ ऐसा सुलूक किया, उन पर हाथ उठाना कितना बड़ा गुनाह है। उस लड़ाई झगड़ा का माँ के दिल पर ऐसा असर हुआ कि वो बुरी तरह बीमार पड़ गई। अब बड़े लड़के ने उनसे साफ कह दिया कि मेरे पास तुम्हारे इलाज के पैसे नहीं है। जिस बेटे के नाम की बैठे बैठे माला जपती हो उसी के पास जाकर इलाज करवाओ। चुटके ने यह सुना जैसे उसे ताव आ गया और तुरंत एक अच्छे डॉक्टर के पास ले जाकर माँ का इलाज कराया। उन्हें अपने पास रखकर खूब देखभाल की और वो एकदम ठीक होकर बड़े मजे से छोटे बेटे के पास रह रही है। अब मुझे उनके बड़े बेटा बहू पर गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने उस बेचारी बुढ़िया का सब कुछ लूट लिया था और फिर बेरहमी से खदेड़ भी दिया। ये तो जमाना आ गया है, जिस पर हद से ज्यादा प्यार लुटाए वही बर्बाद करने पर तुल जाता है। इससे तो अच्छा है कि हम सभी एक नज़र से देखते चले, चाहे बेटा हो या बेटी। क्यों मम्मी जी? हाँ बिल्कुल। इतना कहकर वो किसी गहरी सोच में डूब गई। उन्हें खोया हुआ देखकर रानी धीरे से मुस्कुराई और कुछ देर उनकी सेवा करने के बाद धीरे से चली गई। दरअसल रानी की उसकी कहानी सुनकर चौंक गई थी, तो उस दौरान वो अपने प्रति एक फिल्मी सीन देखने लगी थी कि बेटी दामाद पर अंधाधुंध प्यार मोहब्बत धन दौलत सब कुछ लुटा रही है, जिसका फायदा उठाते हुए वो उन्हें कंगाल करके निकल गए। उसके बाद नफरत के मारे हुए बेटा बहू ने भी उससे नाता तोड़ लिया और वो बाहरी दुनिया में एकदम से अकेली और बेसहारा होकर रह गई है। शायद इस भयानक ख्याल ने ही उन्हें इतनी जल्दी बदल के रख दिया था। रानी की उल्टी कहानी सचमुच कामयाब कर गई। रानी अपनी इस पहली सफलता से खुश थी, लेकिन अभी उसे तो ननन से भी निपटना था, उसके भी दिमाग को घुमाना था। इसलिए वो अपनी सफलता पर बहुत ज़्यादा खुश न होकर मन ही मन एक और कहानी बनाने में जुट गई। जब उसकी दूसरी कहानी तैयार हो गई तो एक दिन वो ननंद के पास भी धीरे से जाकर बैठ गई और उनसे इधर उधर की बातें करते हुए सोचने लगी कि उन्हें किस तरह कहानी सुनाई जाए। अभी वो सोच ही रही थी, तभी रमा बोली, जानती हो रानी, आगे पत्थर वाली गली में एक मंजीत साहब रहते हैं। उनके लड़के की शादी को अभी कुछ ही माह हुए थे कि वो अपनी बीवी को लेकर अलग हो गया। कितनी बुरी बात है ना। माँ बाप कितने अरमानों से
बच्चों को पालते हैं और बच्चे उन्हें कितनी आसानी से घर छोड़ के चले जाते हैं। यह सुनते ही रानी की आंख चमक उठी। गहरी सांस लेते हुए बोली, क्या कीजिएगा भाभी, यह जमाना आ गया है। जिधर देखिए लोग परिवार से अलग होते जा रहे हैं। यह मंजीत साहब का बेटा तो कुछ महीने बाद अलग हुआ है, लेकिन मेरी एक सहेली तो शादी के कुछ हफ्ते बाद ही पति को लेकर अलग हो गई थी। जब मैंने उसका ये कारनामा सुना तो मुझे उस पर बेहद गुस्सा आया था। मेरी जब उससे मुलाकात हुई और मैं उस पर बिगड़ी तो जानती है, वो बड़ी सादा से मेरे गले में बाहें डालकर बोली थी, तुम क्या जानो अलग रहने के क्या फायदे हैं। जो जी चाहे खाओ पियो, जब दिल चाहे काम करो, जहां मन चाहो घूमो फिरो, और घर में कहीं पर भी किसी भी वक्त पति के गले में बेधड़क झूल जाओ। कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। ये सब आज़ादी भला संयुक्त परिवार में कहाँ मिल पाती है। और सबसे बड़ी बात, सभी को कभी न कभी तो अलग होना ही पड़ता है। महंगाई बढ़ती जा रही है, जमीन के दाम भी आसमान छूते जा रहे हैं। अब हिस्से के बाद किसी को मिलता भी क्या है, बहुत से एक छोटा सा मुर्गी का डब्बा। इसीलिए आज के दौर में जो जितनी जल्दी अलग हो जाएगा वह उतनी ही अच्छी रिहाइश बना सकता है। समझ में आया? उसकी फालतू बकबक सुनकर मेरी खोपड़ी और भी गर्म हो गई और मैं उसे झगड़ते हुए बोली, ये सब तुम्हारे दिमाग का फितूर है, वरना तो संयुक्त परिवार में रहने में जो मजा है अकेले रहने में नहीं, क्योंकि जीवन की असली खुशी इसी में प्राप्त होती है। भाभी, अब आप ही बताओ, क्या मैंने उसे कुछ गलत कहा था? नहीं भाई, तुमने वही कहा था जिससे दुनिया सच मानती आई है। इतना बोलकर रमा चुपचाप सोचने लगी कि उसकी सहेली ने जो कुछ कहा है वो तो मैंने कभी देखा ही नहीं। जो भी यहाँ मिलता रहा हम खाते पीते रहे, जहाँ ये घुमाने फिराने ले गए हम बस वही गए, और पति के प्यार इस छोटे से घर में हम खुल के कभी प्यार भी नहीं कर सके। भला ये कोई जिंदगी है? रमा को गुमसुम देखकर रानी को अपनी यह योजना भी सफल होती नजर आने लगी, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो अपनी इस दूसरी योजना में कहाँ तक कामयाब होगी। रात को रमा के पति जब दुकान से आए तो वो उनके पैर दबाते हुए बोली, जानते हैं, कल रात मैंने एक अजीब सपना देखा था और सोचा था कि उसके बारे में मैं सुबह आपको बताऊंगी, लेकिन बताना याद नहीं रहा। मैंने सपने में देखा कि एक बेहद बुजुर्ग फकीर मेरे सिरहाने खड़े हैं और वो बड़ी भारी आवाज में हमसे कह रहे हैं कि तू जितनी जल्दी इस घर से निकल जाएगी जिंदगी भर उतनी ही ज्यादा खुशहाल रहेगी। समझ ले, ये चंद दिन तेरे लिए बड़े ही बरकत के बनकर आएंगे, इसलिए तू अपनी इस काम को बिना देर किए कर डाल। फिर वो साये की तरह लहराते हुए गायब हो गए। अच्छा, वो तुमसे कहाँ जाने के लिए कह रहे थे? रमा के पति ने बड़े ही भोलेपन से पूछा। उसने अपना माथा ठोक लिया। अरे बुद्धू, आप इतना भी नहीं समझते। वो हमें किराए के मकान में जाने के लिए कह रहे थे। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। कोशिश नहीं, एकदम से लग जाइए और 1-2 दिन के अंदर ही इस काम को कर डालिए। अगले दिन रमा के पति अपना काम दाम छोड़कर मकान की तलाश में निकल गए और शाम होते होते उन्हें 2 कमरों का एक अच्छा सा मकान मिल गया और फिर सुबह होते ही उनका सामान भी जाने लगा। यह देख रमा के भाई और मम्मी की आंखें हैरत से फैल गई, लेकिन ये देखकर रानी की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी दूसरी कहानी भी सफल हो गई थी और उसकी ये अनोखी तरकीब बेहद कारगर साबित हुई थी, जिसमें
उसका ना तो किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था और ना ही उसने किसी को सीधे मुंह कुछ कहा था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट अवश्य करें। साथ ही वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल कहानी कुंज वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।